हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है लर्निंग विद ज्योति में। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th के ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। इसकी फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। आज हम फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास तक हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन किस तरीके से की गई है। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो उसमें सब पार्ट हमारा फर्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज की क्या इम्पोर्टेंस है। हम सबको पता है कि जो रिसोर्सेज है वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ में हमारी जो क्वालिटी है लाइफ की उसको मेंटेन करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। पर हम ह्यूमन बीइंग ने ऐसा मान लिया कि जो रिसोर्सेज है वो नेचर का फ्री गिफ्ट है और इसलिए हमने उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, ह्यूमन बींग्स यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली, यानी हमने बिना सोचे समझे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। उससे क्या क्या प्रॉब्लम आई। फर्स्ट प्रॉब्लम आई डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो हमारे रिसोर्सेज है वो डिप्लीट होने लग गए, उनकी क्वालिटी बेकार होने लग गई। नेक्स्ट है अक्यूमुलेशन इन फ्यू हैंड्स, यानी हमारे जो रिसोर्सेज है उनका अक्यूमुलेशन मतलब उनका जो पोजीशन है वो सिर्फ कुछ ही हाथों में रह गया, जिस वजह से हमारी जो सोसाइटी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक वो लोग जिनके पास सारे रिसोर्सेज हैं यानी रिच लोग, और एक वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है यानी पुअर लोग। हमारी सोसाइटी बढ़ गई हैव्स और हैव्स नॉट में, और इस वजह से हम ह्यूमन बींग्स की वजह से बहुत सारे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस भी आए हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो गया, पोल्यूशन हो गया, लैंड डिग्रेडेशन हो गया, एट्सेट्रा। तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी कि हम हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करें, यानी जिसको जितने रिसोर्सेज चाहिए उसको उतने रिसोर्सेज मिले। इंसान की ग्रीड फुलफिल ना हो, उसकी नीड फुलफिल हो। तो हमें नीड क्या पड़ी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की। फर्स्ट है सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस, यानी हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करके रखने के लिए और ग्लोबल लेवल पर पीस शांति को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट है इफ़ डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज कंटिन्यू द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानिट इज इन डेंजर। आप सबको पता है कि अगर हमारी जो सोसाइटी है हैव्स और हैव्स नॉट के बीच में बढ़ जाएगी तो किसी भी तरीके से हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होना पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप अपने देश का डेवलपमेंट तो करो पर इस तरीके से करो कि इन्वायरमेंट को कोई भी डैमेज ना हो और ना ही फ्यूचर जनरेशन के नीड्स का कॉम्प्रोमाइज़ हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट refers that development should take place without damaging the environment and should not compromise the needs of the future generation. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 हुआ। समिट मतलब आप मीटिंग कह सकते हैं आसान भाषा में। रियो डी जेनेरियो एक जगह है ब्राज़ील में, जहाँ पर जून 1992 में फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ। इसमें क्या हुआ, अलग अलग स्टेट से मोर देन 100 स्टेट्स के जो लोग हैं, जो हेड्स हैं, वो इकट्ठा हुआ है। वहाँ पे उन्होंने प्लानिंग करी कि किस तरीके से हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो उन सब ने कहा कि हाँ भाई हम सब एजेंडा 21 अडॉप्ट करेंगे। अब एजेंडा 21 क्या? एजेंडा 21 एक डिक्लेरेशन है जिसे वर्ल्ड लीडर्स ने डिक्लेयर करा था या फिर साइन करा था रियो डी जेनेरियो जो जगह थी वहाँ पे जो समिट हुई थी उसमें। उन लोगों ने इसका एम क्या था एजेंडा 21 का? इसका एम था अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट आप उसे ग्लोबल लेवल पर लेकर आए। और उसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि हर एक जो लोकल गवर्नमेंट, आप सबको पता है ना 3 टाइप की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। मेजर ऑब्जेक्टिव एजेंडा 21 का ये था कि हर एक लोकल गवर्नमेंट अपना खुद का एजेंडा 21 लेकर आए ताकि हमारी जो इन्वायरमेंट वाली प्रॉब्लम है वो छोटे लेवल पे ही ख़त्म हो जाए, वो इतने ऊपर तक बढ़े ही ना। इससे हमारे जो इन्वायरमेंटल डैमेज हुआ है हम उसको पूरा कर पाए, पॉवर्टी को कब कर पाए, कट कर पाए, डिजीज़
फ्री एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें हम। नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग, यानी रिसोर्स की प्लानिंग करना। प्लानिंग का मतलब होता है क्या है? प्लानिंग का मतलब होता है स्ट्रेटेजी, और रिसोर्स प्लानिंग यानी कैसे स्ट्रेटेजी बनाना कि हम किस तरीके से अपने रिसोर्सेज का यूज़ करें। इसका इम्पोर्टेंस ये है, मतलब हमें प्लानिंग की ज़रूरत क्या है? हमें प्लानिंग की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमें पता है हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ऐसे कुछ जगहें हैं जहाँ पे कुछ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और कुछ रिसोर्स बहुत कम अमाउंट में है, और एंड वाइस वर्सा, मतलब कुछ दूसरी जगहों पे जो है एक पहली जगह पे कम है ज़्यादा है, पहली जगह पे जो ज़्यादा है वो दूसरी जगह पे कम है, तो उसमें थोड़ी यूनिफॉर्मिटी है डिस्ट्रीब्यूशन में। इस वजह से हमें रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मिनरल्स और कोल डिपॉजिट बहुत ह्यूज अमाउंट में है, रिच अमाउंट में है। अरुणाचल प्रदेश में पानी बहुत ज़्यादा है पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उसकी कमी है। राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है पर वाटर रिसोर्सेज की बहुत कमी है। लद्दाख में कल्चरल हेरिटेज बहुत ज़्यादा है, वहाँ की संस्कृति बहुत हाई है, रिच है, पर वहाँ पे पानी की कमी है। और वहाँ पे दिक्कत क्या है, वो एक आइसोलेटेड जगह है बाकी सारे देश से। इस वजह से हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम प्लानिंग करें, हम रिसोर्सेज को सोच समझ कर यूज़ करें, हम रिसोर्स का एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, एक यूनिफॉर्मिटी ला सकें। इस वजह से हमें ज़रूरत पड़ी रिसोर्स प्लानिंग की। अब बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग किस टाइप से हुई। हम सबको पता है कि इंडिया इतना रिच है, इतनी डाइवर्स कंट्री है। हमें जो ये प्लानिंग वाला प्रोसेस था ना, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। इसमें मेनली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व थे। फर्स्ट स्टेप था आइडेंटिफाइंग एन इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन। फर्स्ट स्टेप में है आइडेंटिफाई करना, यानी आप सर्वे से, मैपिंग से आइडेंटिफाई करोगे, पहचान करोगे कि किस किस जगह पे कौन से रिसोर्सेज ज़्यादा है और कौन से रिसोर्सेज कम है। ज़्यादा है तो उनकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है, उनकी क्वालिटी किस टाइप से है, ये सब। सेकेंड आपका जो स्टेप है उसमें आप प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, यानी आपके पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जो स्किल्स अवेलेबल है, जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप अवेलेबल है, उनका यूज़ करके आप किस तरीके से उन रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हो। और थर्ड है मैच रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। थर्ड स्टेप में आप ये देखोगे कि हमने जो प्लान्स बनाए थे वो कहाँ तक थे और जो डेवलपमेंट हुआ वो कहाँ तक हुआ, यानी आप मैच करोगे अपने प्लानिंग को और एक्चुअल रिजल्ट को, कि हमने प्लान जो करा था रिसोर्स का डेवलपमेंट उसके अकॉर्डिंग हमारे रिजल्ट आया या नहीं आया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आप सबको पता ही है कि किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी एक नेसेसरी कंडीशन है, पर हमारे देश में से बहुत सारी जगहें हैं, ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जो वो एरिया है वहाँ पे रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा है, पर वो जो एरिया है वो इकोनॉमिकल बैकवर्ड है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, या फिर वहाँ पे टेक्नोलॉजी की कमी है। पर कई एरिया ऐसे भी है जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम है पर वो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट है। इसके अलावा जहाँ तक हम बात करते हैं रिसोर्सेज की डिप्लेशन की, उसका एक रीज़न कॉलोनाइजेशन भी रहा है। जिस टाइम ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे रूल करा था उस टाइम उन्होंने हमारी इकॉनमी को एक बार एकदम बैकवर्ड और स्टैग्नेंट बना दिया था। उन्होंने हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया था। पहले के टाइम पे क्या हुआ था, जब ब्रिटिशर्स को इंडिगो चाहिए था यानी नील चाहिए था, तो उन्होंने यहाँ पर इंडिगो की खेती करी थी। उसके बाद आता है लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट नेचुरल। जो लैंड है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन को लैंड अपने रहने के लिए चाहिए होती है, लाइवलीहुड के लिए चाहिए होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए होती है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए चाहिए होती है। जो लैंड है वो एक एसेट यानी एक हमारी संपत्ति है। अब इंडिया में लैंड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, हमारे इंडिया में 27% प्लेट्यूज़ है जहाँ से हमें मिनरल्स मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, जहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह है।
43% प्लेन्स है जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, प्लेन्स पर एग्रीकल्चर होता है और इंडस्ट्री सेटअप होती है। 30% माउंटेन्स है जहाँ पर रिवर फ्लो होती है, टूरिज्म का काफ़ी डेवलपमेंट है वहाँ पर, और वो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा रिच है। उसके बाद आता है यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय, यानी हम लैंड के किस तरीके से यूज़ करेंगे कुछ फैक्टर्स से डिटरमाइन होता है। कुछ होता है फिज़िकल फैक्टर्स, कुछ होते हैं ह्यूमन फैक्टर्स। फिज़िकल फैक्टर्स में आता है टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप एट्सेट्रा, और ह्यूमन फैक्टर में आता है पॉपुलेशन, यानी अगर जिस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे लैंड ज़्यादा यूज़ होगा। डेंसिटी और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कल्चर, ट्रेडिशन एट्सेट्रा। इंडिया में टोटल जोग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, पर हमारे पास जो ये डाटा अवेलेबल है ना 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये सिर्फ 93% है, क्योंकि कई जगहों को जो हिली एरियाज़ वगैरह होते हैं वो हम सर्वे नहीं कर सकते। उसके बाद लैंड टाइम के साथ साथ जो पास्चर एरिया था यानी गेजिंग वाला यानी चारागाह वाला जो एरिया था, टाइम के साथ साथ उसमें कमी आई है। जो नेट सोन एरिया यानी खेती बाड़ी वाला एरिया है वो 80% पंजाब और हरियाणा में है। बाकी जगहों पे जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड पे 10% से कम है नेट सोन एरिया। उसके बाद फॉरेस्ट एरिया 33% से कम है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेटिव मेजर्स। जो लैंड है वो हमारे बेसिक नीड्स की 95% नीड्स को फुलफ़िल करती है। फूड है लैंड पे उगेगा, शेल्टर है लैंड पे बनेगा, क्लोथिंग है एग्रीकल्चर करके लैंड पर से आएगी। ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने ना सिर्फ लैंड को डिग्रेड करा है बल्कि उसको डैमेज भी करा है। और ये यहाँ पे डाटा दे रखा है 28% डिग्रेडेशन हुआ है फॉरेस्ट से, फॉरेस्ट वाले एरिया से। 56% हुआ है वाटर इरोड एरिया, 10% है जो सेलाइन और एल्काइन डिपॉजिट यानी जो खारे पानी के डिपॉजिट्स होते हैं उनकी वजह से। 6% है विंड इरोडेड एरिया। उसके बाद लैंड डिग्रेडेशन के बहुत सारे रीजन हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना, ओवर ग्रेजिंग, किसी पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा ग्रेजिंग कर देना, माइनिंग एक्टिविटीज़ आप लोगों ने सुना होगा कि माइनिंग वाले एरियाज़ को जनरली खुला छोड़ देते हैं, क्वायरिंग एट्सेट्रा। रीजन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन डिफरेंट स्टेट, कुछ पर्टिकुलर स्टेट में ना कुछ मेन रीजन्स होते हैं। माइनिंग कहाँ पर है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में। ओवरग्रेजिंग रीजन कहाँ पर है? गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र। इरिगेशन रीजन कहाँ है? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। और इरिगेशन वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है कि इरिगेशन इज़ द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन डैश, और डैश में आ जाता है वो ऑप्शन में आपको पंजाब वाले के साथ बाकी दूसरे ऑप्शंस देता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मिनरल प्रोसेस लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन ऑफ इंडस्ट्री। बहुत सारी जगहों पे इंडस्ट्री में जो लाइमस्टोन, चूना पत्थर वगैरह बनता है उसकी ग्राइंडिंग वगैरह से वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो सॉइल क्वालिटी होती है वो भी डिग्रेड होती है, क्योंकि जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं लाइमस्टोन वगैरह के वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से इतनी फर्टाइल सॉइल नहीं रहती। अब है कि हमने जो प्रॉब्लम पड़ी लैंड डिग्रेडेशन की उसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो अगर आपको कॉजेज़ पता लग गए तो आपको सॉल्यूशंस अपने आप पता लग जाएंगे। कॉज था डिफॉरेस्टेशन, तो उसका सॉल्यूशन हो गया एफॉरेस्टेशन, आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, आप ग्रेजिंग की एक प्रॉपर मैनेजमेंट करो, किसी एरिया में ओवर ग्रेजिंग ना हो। प्रॉपर मैनेजर ऑफ वेस्ट लैंड, जो लैंड वेस्ट पड़े हुए हैं, बैरन लैंड से बंजर ज़मीनें हैं, उसको किसी ना किसी तरीके से आप यूज़ में लाओ। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़। माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करो, और अगर माइनिंग एक्टिविटीज़ होनी भी है तो वो प्रॉपर पूरे प्रोसीजर के साथ हो कि लैंड डिग्रेडेशन ना हो। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, आप इस सब की मैनेजमेंट करो कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो डायरेक्टली लैंड में मिक्स ना हो, ताकि जो हमारे लैंड की जो फर्टिलिटी है वो डिग्रेड ना हो। थैंक यू सो मच। ये सेकेंड पार्ट था, थर्ड पार्ट बहुत जल्दी आएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।